हेलो बच्चों, टेस्ला एडवेंचर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि अगर लिक्विड एक्सिलरेटेड हो तो उसमें प्रेशर कैसे चेंज होता है। अब ऑब्वियसली मुझे पता है कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम तो हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, तो हाइड्रोस्टैटिक्स में एक्सिलरेटेड लिक्विड की बात कहाँ से आ गई। तो देखिए, ऑब्वियसली यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक्स में आपको ये समझना पड़ेगा कि हाइड्रोस्टैटिक्स में हम उन लिक्विड्स की बात करते हैं जो कि रेस्ट पे हैं, फ्लो नहीं कर रहे। तो देखिए, अगर एक कंटेनर में लिक्विड भरा है और मैं पूरे कंटेनर को एक्सिलरेट करा रहा हूँ, तो ये जो सिचुएशन है, इसमें लिक्विड फ्लो नहीं हो रहा है पर पूरा एक्सिलरेट हो रहा है। तो ये हाइड्रोस्टैटिक्स में आएगा, क्योंकि अगर एक ऑब्जर्वर को हम माने जो कि लिक्विड के अंदर है, तो उसके फ्रेम में लिक्विड रुका ही हुआ है। तो हम उसी के फ्रेम में सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ हम ये देखेंगे कि कैसे प्रेशर चेंज होगा। तो हमने वही जो डायग्राम हमने पास्कल लॉ के लिए बनाया था, वही डायग्राम बनाया हुआ है कि हमने इमेजिन किया है कि एक इमेजिनरी सिलेंडर है जो लिक्विड से ही बना है, और इस सिलेंडर के ऊपर लिक्विड का प्रेशर है P1 और इसके नीचे लिक्विड का प्रेशर है P2। ठीक है ना। तो अब जो है यहाँ आप ये देखिए कि अगर मैं एक ऑब्जर्वर हूँ जो इसके अंदर ही खड़ा हूँ, मैं इसके अंदर ही खड़ा हूँ, तो मुझे दिखेगा कि इस पे mg तो लग ही रहा है और एक सूडो फोर्स और लग रही है ma। तो जो प्रेशर का डिफरेंस है P2 माइनस P1, वो mg प्लस ma दोनों को बैलेंस करेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि P2 माइनस P1 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया जो बैलेंस कर रहा है वो कर रहा है mg प्लस ma, यानी mg प्लस है। और इसको मैं dp लिख रहा हूँ, तो dp इंटू एरिया होगा m। अब m जो होगा इस सिलेंडर का वो होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम होगा a dy, और ये हो जाएगा g प्लस a। तो a से a कैंसिल हो जाएगा और dp बाय dy, जिसको हम प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट। तो ये जो होगा प्रेशर ग्रेडियंट, ये होगा रो इंटू जी प्लस है। अब ये जो है, अगर हम इसे एक जनरल फार्मूला बनाएं तो हम डी पी बाई डी वाई को बोल सकते हैं रो जी इफेक्टिव। ठीक है ना। तो प्रेशर इस तरीके से चेंज होगा, यानी अगर ये कंटेनर ऊपर की तरफ एक्सिलरेटेड है तो नीचे जाने पर प्रेशर का वेरिएशन और तेज होगा, यानी प्रेशर ग्रेडियंट ज़्यादा हो जाएगा। अब अगर इस सेकंड सिचुएशन में लेट सपोज कंटेनर नीचे की तरफ जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी जो हमने इमेजिनरी सिलेंडर माना था या लिक्विड मॉलिक्यूल माने, तो उस पर mg नीचे लगेगा और सूडो फोर्स ऊपर लगेगा इन द फ्रेम ऑफ लिक्विड, यानी जो ऑब्जर्वर लिक्विड के अंदर ही खड़ा है उसके फ्रेम में। तो यहाँ पे जो हम g इफेक्टिव बोलेंगे वो हम बोलेंगे g माइनस ए। ऑब्वियसली अगर g जो है वो a से बड़ा है तभी ये फॉर्मूला वैलिड है, क्योंकि अगर g a से छोटा हुआ यानी a बड़ा हो गया तो ये जो लिक्विड है ये बाहर आ जाएगा कंटेनर से, तो फिर हम उस सिचुएशन में लिक्विड के अंदर प्रेशर नहीं निकालेंगे, क्योंकि वो तो फिर लिक्विड हवा में फ्री फॉल करेगा, तो पूरे लिक्विड में ग्रेविटी फ्री स्पेस बन जाएगा और वहाँ पर प्रेशर ज़ीरो हो जाएगा, मतलब सेम हो जाएगा हर पॉइंट पे। तो हम उस केस की बात नहीं कर रहे, हम इस केस की ही बात कर रहे हैं जिसमें ए जी से कम है और कंटेनर नीचे जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं सीधा कि जो डी पी बाई डी वाई होगा वो होगा रो जी इफेक्टिव विच इज़ जी माइनस है। अब इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि लेट सपोज ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी। तो जो ए का प्रेशर है वो तो होगा पी नॉट, और जो बी का प्रेशर है वो होगा पी नॉट प्लस, अगर ये हाइट है एच, तो एच रो जी इफेक्टिव। अब जी इफेक्टिव यहाँ जी माइनस ए है, तो ये बी का प्रेशर होगा। तो आपको बेसिकली करना ये है कि आपको जी की जगह फॉर्मूले में जी इफेक्टिव यूज़ करना है। अब देखिए यहाँ पे इक्वी प्रेशर लाइन क्या होगी। तो इक्वी प्रेशर लाइन का मतलब ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वो लाइन होती है जिसपे प्रेशर हर पॉइंट पे सेम होता है। तो अगर मैं कोई भी दो तीन पॉइंट्स को मिला दूँ, उन पॉइंट्स को जहाँ पे प्रेशर सेम है,
तो वो इक्वी प्रेशर लाइन कहलाएगी, तो वो ये वाले पॉइंट्स हैं, ये इक्वी प्रेशर लाइन है, ठीक है ना। तो इक्वी प्रेशर लाइन जो है, इस पर जो प्रेशर होता है वो हर जगह पर, हर पॉइंट पर सेम होगा, और इसकी डेप्थ यानी इस लाइन पर हर पॉइंट पे प्रेशर सेम है, पर इस लाइन और इस लाइन पे अलग होगा क्योंकि इनका लेवल अलग अलग है, ठीक है ना। अब अगर हम इस केस की बात करें, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स केस है, तीसरा केस, जिसमें कंटेनर को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट कराया है। तो अगर कंटेनर को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट कराया है तो जो लिक्विड का फ्री सरफेस है वो थोड़ा टिल्ट हो जाएगा। अब हम इसको देखते हैं ऐसा क्यों होगा। देखिए, मैंने आपको पहले भी अभी पिछले वीडियो में बोला था कि लिक्विड जो है उसका फ्री सरफेस हमेशा खुद को इस तरीके से अलाइन करता है सो दैट कि नेट फोर्स उस फ्री सरफेस के परपेंडिकुलर हो। और यहाँ अगर आप एक मॉलिक्यूल को माने यहाँ पर, तो इस मॉलिक्यूल पे y में नीचे की तरफ लग रहा है mg, सिंपल, ये mg लग रहा है, और इसी मॉलिक्यूल पे पीछे की तरफ लग रहा है ma है सूडो फोर्स, ठीक है ना, क्योंकि ये आगे जा रहा है, क्योंकि मैं अब एक ऐसा ऑब्जर्वर हूँ जो इसके अंदर ही खड़ा हूँ, ठीक है। तो क्योंकि मैं जब भी सूडो फोर्स का जिक्र करूँगा तो आप समझ जाया कीजिए कि मैं उसी ऑब्जर्वर की बात कर रहा हूँ जो इसके अंदर खड़ा है कंटेनर के। तो जो नेट फोर्स होगी वो इस तरीके से होगी, एफ नेट, और एफ नेट होगा m√g² + a², और एफ नेट जो होगा वो इन सभी लाइनों के परपेंडिकुलर होगा और फ्री सरफेस के भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि फ्री सरफेस एक्चुअली एफ नेट ऐसे लगने लग गया, इसीलिए फ्री सरफेस ने अपने आप को इस तरीके से अलाइन किया कि फ्री सरफेस नेट फोर्स के परपेंडिकुलर बन जाए। तो अब अगर ये एंगल थीटा है, अगर हमें ये थीटा निकालना है तो हम थीटा की बात करते हैं। ये एंगल अगर थीटा है तो लेट्स सपोज ये थीटा है, और ये एंगल 90 - थीटा, ये एंगल थीटा, तो आप देखिए कि tan थीटा यहाँ पर किसके बराबर आएगा। tan थीटा आएगा ये वाला फोर्स अपॉन ये वाला फोर्स। तो ये वाला फोर्स है ma और ये वाला फोर्स है mg, सो tan थीटा आएगा a/g। तो लिक्विड का फ्री सरफेस अपने आप को इस एंगल पे अलाइन कर लेगा, ठीक है। और अभी देखिए इक्वी प्रेशर लाइंस जो होंगी वो फ्री सरफेस के पैरेलल वाली लाइंस ही होंगी, और इनका एनालिसिस अभी अपन करेंगे आगे, पर यही चीज़ मैं आपको एक अलग तरीके से डिराइव करके दिखाता हूँ पहले। तो आप इसमें देखिए कि लेट सपोज हमने क्या किया है कि एक लिक्विड का सिलेंडर जो हम अभी तक पास्कल लॉ को डिराइव करने के लिए वर्टिकल मानते थे उसको हमने एक हॉरिजॉन्टल माना है, और ये लेंथ सिलेंडर की हमने dx मान ली और ये एरिया a मान लिया हमने। अब हम मान रहे हैं कि यहाँ पर देखिए, अब एक ऑब्वियस बात है कि इस सिलेंडर पर नीचे तो mg लग रहा है और पीछे लग रहा है ma, क्योंकि कंटेनर आगे जा रहा है। तो ये जो सूडो फोर्स है ma, ये पीछे की तरफ है, तो इसको बैलेंस आउट करने के लिए जो प्रेशर इसके ऊपर लग रहा होगा यहाँ से लिक्विड का, इसको मान लिया मैंने P1, और यहाँ से जो लग रहा होगा P2 पीछे की तरफ, तो P1 को P2 से बड़ा होना पड़ेगा सो दैट नेट फोर्स इधर बने और वो ma को बैलेंस करे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रेशर होगा P1 - P2 इंटू एरिया, ये बैलेंस करेगा ma को, और dP इंटू a बैलेंस करेगा m। अब m क्या होगा, m होगा इस सिलेंडर का मास जो कि होगा एरिया इंटू वॉल्यूम, इनफैक्ट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी तो रो है ही, और वॉल्यूम होगी a dx, डेंसिटी रो, और यहाँ पे हम a और लिख देते हैं जो कि ये एक्सेलरेशन है, तो a से a कैंसिल, तो जो dp है वो है dx इंटू रो a, ठीक है ना। और dp क्या है, dp है P1 - P2, तो P1 - P2 है रो a dx। अब आप ये बताइए कि जो P1 होगा वो होगा P0 + H1 रो जी, P0 + H1 रो जी। P2 जो होगा वो होगा P0 + H2 रो जी, ये H2 होगा हाइट, और ये इक्वल होगा रो a dx।
तो यहाँ आप देखिए कि एच वन माइनस एच टू रो जी इन बराबर रो ए डी एक्स आएगा, और रो से रो कैंसिल, और ये जो हाइट है ये लेवल है एच वन माइनस एच टू, और जो ये है डी एक्स। तो आप देखिए कि यहाँ से एच वन माइनस एच टू अपॉन डी एक्स जो है वो tan थीटा आ रहा है। गौर से देखिए, इस ट्राइंगल में एच वन माइनस एच टू अपॉन डी एक्स tan थीटा आ रहा है, ये जो ट्राइंगल है, ठीक है ना। तो एच वन माइनस एच टू अपॉन डी एक्स tan थीटा, और tan थीटा फिर से a बाई जी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एच वन माइनस एच टू अपॉन डी एक्स ए बाई जी आ रहा है, और ये tan थीटा है, और tan थीटा आ गया a बाई जी। तो ये जो है ये हमने डेरिवेशन इसका किया दूसरे तरीके से। अब मैं आपको एनालाइज करके दिखाता हूँ कि इक्वी प्रेशर लाइंस क्या होती हैं और कैसे हम उसको यूज़ करेंगे। देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमने अभी बात करी थी कि जो इक्वी प्रेशर लाइन है उस पर प्रेशर सेम होता है, और वो फ्री सरफेस के पैरेलल ही होती है। अब हमने देखा था कि फ्री सरफेस टेढ़ा क्यों होता है, क्योंकि उसको नेट फोर्स के परपेंडिकुलर अलाइन होना है। तो हम एक डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं जिसमें हमने 3 पॉइंट माने ए, बी और सी। अब हमने माना कि ये एच है और ये एक्स है, और हमको पता है कि एंगल थीटा है, और tan थीटा किसके बराबर है, ए बाई जी। और लेट सपोज ये जो लेंथ है ये एल है, ये लेंथ ये वाली लेंथ है एल, ठीक है। अब ये 90 डिग्री है, ये 90 माइनस थीटा है, और ये एंगल भी थीटा है। तो सबसे पहले एच और एल का रिलेशनशिप ये है कि एच कॉस थीटा एल है, एच कॉस थीटा एल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एच कॉस थीटा एल है। तो अगर मैं ये कहूँ कि इक्वी प्रेशर लाइन पे प्रेशर सेम होता है ऑब्वियसली, तो मैंने एक पॉइंट माना ए, और ये माना मैंने बी, तो मैंने ये मान लिया है, सी मैंने ये मान लिया, और ये मैं मानता हूँ डी। तो क्योंकि इक्वी प्रेशर लाइन पे जो 2 पॉइंट्स है वो प्रेशर सेम होता है, तो मैं बोलता हूँ कि पी ए और पी डी बराबर होंगे, क्योंकि दोनों एक ही इक्वी प्रेशर लाइन पे आ रहे हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो पी बी होगा वो होगा पी डी प्लस ये एल इंटू रो इंटू जी इफेक्टिव। अब आपको पता है कि एफ नेट हमारा एम अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आया था। तो इस केस में जो जी इफेक्टिव होगा वो होगा, जी इफेक्टिव इस केस में होगा एफ बाय एम, तो वो होगा अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो जो पी बी होगा वो होगा पी डी, और पी डी होगा पी ए प्लस एल रो जी इफेक्टिव होगा अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना। ये पहली इक्वेशन हो गई। अब अगर मैं इसको मैंने लिख लिया, अब अगर मैं बी का प्रेशर एच के टर्म्स में निकालूं, देखिए यहाँ से, तो आप ये गौर कीजिए कि जो बी का प्रेशर होगा वो होगा पी बी बराबर पी ए प्लस एच रो जी। अब देखिए यहाँ जी क्यों आया, क्योंकि y में लगने वाली फोर्स तो सिर्फ mg है ना, ma तो x में लग रहा है। तो आपने y वाली हाइट ली है, तो आपको mg वाला g ही लिखना है, y वाला एक्सेलरेशन, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो ये अब ये देखिए कि h क्या होगा इन टर्म्स ऑफ l। तो h की वैल्यू l sec थीटा, तो h है l sec थीटा। तो sec थीटा अगर tan थीटा अगर a बाई जी है, तो sec थीटा आप देख सकते हैं कि sec थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो जो हाइपोटेन्यूज होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और बेस जो होगा वो जी होगा। तो जो पी बी होगा वो होगा पी ए प्लस एच इंटू एच की जगह मैंने लिख दिया एल सेक थीटा। तो एल सेक थीटा की जगह अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन जी
इंटू रो जी। तो आप देखिए जी से जी कैंसिल, तो पी बी हो गया पी ए प्लस एल अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू रो। ठीक है, तो ये जो है ये हम पहले ही डिराइव कर चुके हैं, आप गौर कीजिए। और अगर मैं सिमिलरली बी का प्रेशर ए के टर्म्स में लिखूं, तो अब ये देखिए कि जो प्रेशर एट बी होगा वो होगा प्रेशर एट सी, इनफैक्ट वो सी पॉइंट था, है ना। प्लस अब देखिए अगर आप देखेंगे कि बी सी और बी एक ही लेवल पे आ रहे हैं, यानी एक्स एक्सिस पे आ रहे हैं, तो एक्स में जो पीछे फोर्स है वो एम ए है। तो जब आप लिखेंगे एक्स रो जी, तो जी नहीं लिखेंगे आप, जी की जगह ए लिखेंगे, क्योंकि पीछे फोर्स जो है वो एम ए और एम ए डिवाइडेड बाई एम ए होगा। तो एक्स का इफेक्टिव एक्सेलरेशन ए होगा, तो आप लिखेंगे एक्स रो ए, तो प्लस एक्स रो ए। अगर आप अब x को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ l, तो देखिए x साइन थीटा l के बराबर है। अब गौर कीजिए, x साइन थीटा l है, तो x जो होगा वो होगा l कॉसेक थीटा। तो x की वैल्यू मैं यहाँ रखता हूँ, तो पी वी होगा पी सी प्लस x की वैल्यू l कॉसेक थीटा इंटू रो ए। ठीक है, और कॉसेक थीटा की वैल्यू आप देख सकते हैं वो होगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर अपॉन ए। तो पी बी होगा पी सी प्लस एल इंटू कॉसेक थीटा की वैल्यू मैंने रख दी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर अपॉन ए इंटू रो ए। और एक बात और ज़रूरी है कि C और A एक ही इक्वी प्रेशर लाइन पे आ रहे हैं, तो इनका प्रेशर भी सेम होगा। तो PC बराबर क्या होगा PA, तो इसीलिए आप PB को फिर से लिख सकते हैं PA प्लस L अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू रो। और ये फिर तीसरी बार हमने डिराइव किया है। तो आप ये देखिए कि आप किसी भी तरीके से प्रेशर लिखेंगे बी का, चाहे वाई से, चाहे एक्स से, चाहे नेट फोर्स से, तो वो सेम आएगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आप बी पर इस लेट सपोज आप इस इक्वी पोटेंशियल लाइन के 3 पॉइंट से बी पर आ रहे हैं, ए से बी पर आ रहे हैं, डी से बी पर आ रहे हैं, सी से बी पर आ रहे हैं, तो आपको उस डायरेक्ट जैसे आप ए से बी पर आ रहे हैं तो आपको ए से बी की हाइट लेनी है मल्टीप्लाई बाय उसी डायरेक्शन का इफेक्टिव एक्सेलरेशन लेना है। अगर आप C से B पे आ रहे हैं तो आपको C से B का डिस्टेंस लेना है और उसी डायरेक्शन का इफेक्टिव एक्सेलरेशन लेना है। और अगर आप D से B पर आ रहे हैं तो आपको ये डिस्टेंस लेनी है और उसी डायरेक्शन का इफेक्टिव एक्सेलरेशन लेना है। तो इन दिस वे आप B का एक्सेलरेशन, B का प्रेशर लिख सकते हैं। तो बच्चों मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक हैं IIT JEE एडवांस के लिए तैयारी करने के लिए, और ये हर कोचिंग में पढ़ाई जानी चाहिए। और मोस्टली मैंने देखा है कि ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे कोचिंग्स में, बड़े बड़े कोचिंग्स में बहुत तेज़ी से सिलेबस को कंप्लीट करा रहे हैं और ये सारी चीज़ें स्किप कर रहे हैं। तो आप इतनी सारी फीस वहाँ पर दे रहे हैं, तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि आप समझदारी से फिज़िकल कोचिंग को चूज़ कीजिए। और जो टीचर्स आपको प्रॉपर पूरा जेई एडवांस अगर कह के फ़ीस ले रहे हैं, जेई एडवांस का पढ़ाने के लिए फ़ीस ले रहे हैं, तो वो प्रॉपर जेई एडवांस का कंटेंट आपको दे। तो आप लोग को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, वरना ये कोचिंग प्रोपेगेंडा चलता ही रहेगा और पेरेंट्स लुटते रहेंगे। तो आप अवेयर होइए और एक ढंग के कोचिंग में अच्छे जगह एनरोलमेंट कीजिए जहां आपको प्रॉपर जेई एडवांस बोल के प्रॉपर का ही मटेरियल मिले। ठीक है ना बच्चों, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप एकदम वाइजली चुनाव कीजिए इस चीज़ का। और जो बच्चे 10 to 11 आ रहे हैं उनको हम ये समझ सकते हैं कि वो इसमें धोखा खा सकते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता कि कौन सी जगह अच्छा टीचर है। पर जो 11 to 12 मूव कर रहे हैं उनको तो पता ही है कि 11th में उनके साथ क्या हुआ और क्या चीज़ें चल रही हैं। तो उस हिसाब से आप वाइजली चूज़ कीजिए कि आपको कहाँ आपका भविष्य बनाना है, वरना आप एक कोचिंग के लिए तो बिजनेस
हैं और आप कोचिंग के लिए कस्टमर हैं, वो आपको याद भी नहीं रखेंगे और आपका भविष्य पूरा खराब होगा 12th में। तो आप वाइजली चूज़ कीजिए कोचिंग्स। थैंक यू।